हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो, हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि हिस्ट्री क्या है। बोरिंग नहीं है। इसको हम अगर एक स्टोरी को रूप में लेकर चलते हैं तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब इस लेसन को अगर हम रीड करते हैं तो ये सोचिए कि मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो कैसे, क्यों, इसका क्या कारण था, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग 14 जुलाई 1789, यानी कि 1789 के समय 14 जुलाई की सुबह का टाइम था, जब पेरिस सिटी जो थी उसमें काफ़ी हड़बड़ी मची हुई थी। अलार्म का मतलब होता है हड़बड़ी, काफ़ी बेचैनी वाला टाइम होता है। द किंग हैड कमांडेड, जो राजा था, शहर का राजा था, उसने अपनी सेना को शहर में आने का आदेश दे रखा था। रोमर्स स्प्रेड द वर्ल्ड वुड सोन ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीज। जो ऐसा कहा जाने लगा कि राजा सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। सम 7,000 men and women gathered in front of the टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू प्लेस ऑफ पीपल मिलिटिया। लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय कर लिया था, डिसाइड कर चुके थे। देव ब्रोक, उन्होंने क्या होता है, हथियारों की खोज में, सर्च ऑफ आर्म का मतलब होता है हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए थे। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनली, लास्ट में क्या हुआ, अंत में दे ग्रुप ऑफ सर्वल, हजारों लोग जो है ग्रुप में मार्च कर चुके थे टूवार्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, के ईस्ट पार्ट में वो एंटर कर चुके थे। और बास्तीन जो था, अब इसमें बताती हूँ, बास्तीन यानी कि एक बंगले का नाम है बास्तील, यानी कि किले को जो जेल में तोड़ डाला उन्होंने। बास्तीन नाम की किले की एक जेल थी जिसको उन्होंने तोड़ डाला। वेहर दे, जहां पर वे होप, उनको आशा थी कि फाइंड होर्डेड अमोनेशन, फाइंड अबॉर्डेड अमोनेशन का मतलब होता है यानी कि गोला बारूद। वहां पर उनको आशा थी कि यहाँ पर उनको काफी गोला बारूद मिलेंगे। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर्स ऑफ द Bastille was killed and the prisoners realized that they won only 7 of them. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्रिजनर था, जेल का जो राजा था, उन्होंने उसको मार दिया और उन्होंने वहां पर 7 कैदी थे, उनको उन्होंने रिलीज यानी कि आज़ाद करवा दिया। फिर भी दी बास्टाइल वाज हेटेड, वो इतनी नफरत करते थे वो उससे कि वो स्टूड ऑफ द डिस्पोइट ऑफ द पावर ऑफ द किंग, उन्होंने राजा को जो थी वहाँ के राजा को उन्होंने डिस्पोइट यानी कि उनकी शक्तियों को यानी कि उनको फांसी दे दी। इन फोर्टर वाज डिमोलिश्ड, यानी कि और जो उनकी फोर्ट था, जो उनका किला था, ठीक है, उनका जो किला था उन्होंने उसको ढह दिया था यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड इट्स स्टोन, और उसके जो पत्थर थे उन्होंने उसको मार्केट में बेच दिए थे कि उसको याद करने के लिए कि उनके किले की जो बर्बादी हुई थी वो उसको यानी कि उस जो सिचुएशन थी उसको वो याद रखने के लिए उन्होंने उसके पत्थरों को भी उन्होंने मार्केट में बेच दिया। द डे दैट द फॉलोड सम मोर रोइटिंग बोथ ऑफ पेरिस एंड द कंट्री साइड, बास्तील का जो किला था, बास्तील के किले की घटना के पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में काफी संघर्ष हुए, यानी कि बास्तील, पेरिस और दूसरे देशों के साथ काफी झगड़े हुए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अंगेज्ड इन हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, वो लोग जो थे ना वो किस लिए नाराज थे, यानी कि अधिकतर लोग कहते पाव रोटी की महंगी होने के कारण वो लड़ाई कर रहे थे, यानी कि प्रोटेस्टिंग यानी कि वो क्या थे, नाराज थे। मच लेटर when historian looked upon the time they saw it as the beginning of a chain to event that ultimately led to एक्सक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। इसमें बाद में इस दौर में क्या हुआ, सियावलोकन करते हुए जो हिस्टोरियन थे उन्होंने एक लंबे समय की घटनाक्रम के ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी फ्रांस के सम्राट को फांसी दी जानी हुई थी, यानी कि फ्रांस के सम्राट को क्या हुआ था, उनको फांसी दी गई थी। फ्रांस के लोगों ने ये ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। हाउ डिड वाई द हैपन, यानी कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ, क्यों और किस लिए हुआ। फिर आता है, ये तो हमारा था, इसमें फ्रांसीसी क्रांति का इंट्रोडक्शन के रूप में हमने इसको रीड किया। अब हम इसका फर्स्ट स्टेप करेंगे जो हमारा है जी फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के अंत तक
जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था उसके क्या कारण थे, क्यों हुआ। इसमें हम देखते हैं इन 1774 लुइस था, जो 16 लुइस था, बुरबोन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, यानी कि बुरबो राजवंश का जो बुरबो फैमिली से जो था लुइस 16 जो था वो क्या है, फ्रांस का राजा बना था। कब बना था, 1774 में। ही वाज, जब वो 20 ईयर्स का था तो उसकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रियन की एक राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी मैरी एंतोनेत से। अपॉन ही एसोसिएशन द किंग, जैसे ही वो राजा बना था उसने देखा कि उसकी ट्रेजरी होता है, यानी कि खजाना, यानी कि उसके राजा का जो खजाना था वो खाली हो चुका था। लॉन्ग वार ऑफ, लंबे समय तक युद्ध लड़ने के कारण फाइनेंशियल रिसोर्स, फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे वो काफी कम हो चुके थे। एडेड टू दिस was the cost of maintain an extensive court in the immense palace of वेरेसलाई, यानी कि वारसराय का जो पहले जो महल होते थे ना वो काफी कीमती होते थे, यानी कि उन पर वैसे उनको यूज करने पे भी उनको जो काफी खर्च आता था, उनकी जो मेंटेन करने के लिए उन पे काफी खर्च आता था। अंडर लुइस के 17 के जो थे ना, फ्रांस होप्ड ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, यानी कि फ्रांस जो लंबे समय तक युद्ध लड़ता रहा और उसके बंगले पर भी काफ़ी खर्च आते थे, उसके जो रिसोर्स थे वो काफ़ी खर्च हो चुके थे। फिर इसमें लुइस जो 16 था उसके शासनकाल में वो क्या हुआ था, उसके जो फ्रांस ने अमेरिका से जो 13 जो सिटीज कॉलोनी 13 कॉलोनीज होती है, यानी कि जो उनके अंडर में जो सिटीज होती है उनको कॉलोनीज बोला जाता है, ब्रिटेन से आज़ाद कराने में उसकी सहायता करी थी। यानी कि जैसे देखो अमेरिका और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे, ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई हो रही थी, यानी कि अमेरिका ब्रिटेन का दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, तो उसने अमेरिका की इसमें काफ़ी सहायता की थी, तो उसमें भी उसका काफ़ी खर्च हुआ। दी वार एडेड मोर देन $1 बिलियन, इसमें जो वार में इस युद्ध में जो था बिलियन लीवर्स टू ए डेप्ट दैट द ऑलरेडी रीजन टू मोर देन 2 बिलियन लीरियर। अब इसमें क्या कहता है, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर ना जो 10 अरब लीब्रे, यानी कि 1 बिलियन 10 अरब 1 बिलियन जो लीब्रे था, लीब्रे यानी कि फ्रांस की जो करेंसी होती है ना उसको बोला जाता है, से अधिक का वो कर्ज, डेब्ट होता है कर्ज, उसके ऊपर कर्ज था पहले से ही, फिर से भी अधिक कर्ज था और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब पहले से ही उसके पास 2 बिलियन का पहले से उसके कर्ज था। ठीक है, यानी कि वो कर्ज में डूबता चला गया, उसके ऊपर बोझ बढ़ गया। फिर जाता है लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इतना ही नहीं, अब सरकार ने अब क्या कर दिया था, गवर्नमेंट ने उसको इंटरेस्ट यानी कि 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा दिया था, उस पर ब्याज चढ़ रहा, उस पर कर्ज चढ़ा हुआ था और उसको चुकाने के लिए उसको पैसे की थी, तो उसके 10% जो था उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग गया था साथ के साथ। फिर आता है सो द फ्रांस गवर्नमेंट, इसीलिए जो फ्रांस गवर्नमेंट थी ना वो ओब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। इसीलिए क्या हुआ, 18th सेंचुरी में जो फ्रांसीसी समाज था ना, अब जैसे इतना तो लोन हो गया उनके पास, अब इतने उनको इंटरेस्ट देना था, तो इसको बढ़ाने के लिए, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। टू मीट इट रेगुलर एक्सपेंसेस, वो रेगुलर मेहनत करते रहे। कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग ऑफ आर्मी कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट, अब यानी कि उसने अपनी सोसाइटी को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। मैं आपको दिखाती हूँ, जो फ्रांसीसी सोसाइटी ना वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये हमारी फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड को भी उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। अब फर्स्ट में जो आते थे क्लर्जी आती थी, दूसरी नोबिलिटी यानी कि ये जो रिच पर्सन आते थे, हाँ, दूसरी जो थी वो जैसे मीडियम लोग आते थे, और थर्ड जो थी कैटेगरी उसके अंदर आते थे बड़े बड़े व्यापारी। ठीक है, व्यापारी होते, अदालत में जो कोर्ट में जो काम करने वाले होते थे, ऑफिशियल लोग होते थे वो, और पीसेंट्स आर्टिसेंस यानी कि जो किसान और कारीगर लोग होते थे वो आते थे, स्मॉल पीसेंट छोटे कारीगर छोटे किसान वो लोग आते थे। यानी कि वो लोग क्या करते थे, यानी कि इस कर्ज को चुकाने के लिए टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेन, यानी कि अपनी जो इनकम थी
उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल द वाज द फोर्स टू इंक्रीज, वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो थर्ड जो इनकी सोसाइटी थे ना, उनको वो जो कि फोर्स करती थी टैक्स देने के लिए। फिर भी इवन द मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, फिर भी वो इनके लिए इतना सफिशिएंट नहीं होता था। फ्रांस सोसाइटी इज द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3। अभी इसमें कह रहे फ्रांस सोसाइटी को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जो मैंने अभी बताया आपको। ओनली मेंबर ऑफ थर्ड, जो टैक्स था ना वो सिर्फ थर्ड जो पार्ट होता था ना सोसाइटी का, वो ही पे करती थी, फर्स्ट और सेकंड से नहीं लिया जाता था, वो सिर्फ रिच पर्सन उनमें आते थे, यानी कि टैक्स का जो भुगतान था वो थर्ड सोसाइटी से ही किया जाता था। अब देखो एक ही सोसाइटी पर इतने अत्याचार किए जाएंगे, उनसे टैक्स भी लिया जाएगा, पैसे भी लिए जाएंगे, युद्ध में भी उनको हिस्सा करना पड़ेगा, तो वो तो फिर रिवोल्ट होएगी। फिर आता है दी सोसाइटी ऑफ एस्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एज। जो मिडल एज के जो लोग थे ना सोसाइटी में, अभी मैं बताती हूँ आपको, डेट बैक टू द मिडल एज के सोसाइटी में तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, यानी कि जो मिडल एज के लोग थे फ्रांसीसी समाज में, वो एक अंग था, इनका मुख्य पार्ट होता था। द टर्म ऑफ द ओल्ड किंगडम द यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी इन इंस्टीट्यूशन ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789, यानी कि 1789 से पहले जो थे ना, कि पहले फ्रांसीसी समाज संस्थाओं के लिए होता था, प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग किया जाता था। ओल्ड किंगडम, ओल्ड समाज जो था ना, वो इनके लिए, सोसाइटियों के लिए, समाज के लिए और संस्थाओं के लिए, इनके लिए होता था। जो मिडिल एज के जो लोग थे वो फ्रांसीसी समाज के लिए प्राचीन राजतंत्र पद के लिए उनको प्रयोग किया जाता था। फिर सेकंड आता है इसमें, शो हाउ द सिस्टम ऑफ द ईस्टर्न ऑफ फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था देखो कैसे है। पीसेंट्स मेड अप अबाउट, पीसेंट जो थे, किसान लोग जो थे ना, उनके पास 90% ऑफ पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन तो थी, 90% लोग जो थे किसान थे, वो थे। हाउ यूर ओनली स्मॉल मेंबर ऑफ देन ऑन द लैंड, ओनली जो छोटे जो और जो बच गए थे ना, वो जिनके पास छोटी जमीन होती थी, ठीक है, कल्टीवेटेड, जो जिसपे वो खेती करते थे, इनके पास मालिक जो जमीन की संख्या थी वो बहुत कम थी, जो खेती करते थे लोग। और भूमि का केवल क्या था, 60% जो थे भूमि, वो ही उसके वो मालिक हो पाते थे। उनकी जो जमीन थी उनमें 60% ही वो मालिक हो पाते थे। जो चर्च था, द अदर रिच मेंबर थे, थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट में थे चर्च और अदर पर्सन, उन वो धनी लोगों के पास क्या था, मांग करने थे। फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो थे वो जो चर्च लोग थे, हाँ, उनको भी वो कर्ज, टैक्स जो उनको देना पड़ता। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज द क्लर्की एंड द नोबिलिटी। जो फर्स्ट स्टेट के थे लोग, फर्स्ट जो स्टेट के थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जो थे ना, उनको कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त थे, यानी कि उनको विशेष अधिकार, यानी कि उनको पहले से ही इम्पोर्टेंट माना जाता था। दे कटेन पेगलू बाय द बर्थ, जन्म के साथ ही उनको कुछ अधिकार थे, यानी कि जन्म से पहले साथ ही उनको पवित्र माना जाता था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वाज द एक्सपेंशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। इनमें से सबसे पहले अधिकार था कि राज्यों को दिए जाने वाले करों में से छूट थी, वो यानी कि वो कोई कर नहीं देते थे। दी नोबल्स फर्दर इंजॉय फेडरल private they include feudal dues which they accept from the peasants. Peasants were obliged render service to the lord, to work in the house and the fields, to survive in army, to the practice of building road। इसका क्या मतलब, इसमें क्या दिया गया है, राज्य को दिए जाने वाले जो कर थे ना उनमें उनको छूट थी, और कुलीन जो मिड थर्ड क्लास के लोग थे उनको ये अधिकार नहीं था। वे किसानों से जो कर क्या वसूल करते थे, किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर, खेतों में काम करना, ये सब काम करते थे। जैसे इनमें पीसेंट्स वर ओब्लाइज टू रेंडर द सर्विस टू लॉर्ड, उनके घर पे काम करना, खेतों में काम करना, आर्मी के साथ उनमें सहायता करना आदि करने के लिए वो, और रोड बनाने में भी वो उनकी सहायता करते थे, यानी कि सारा काम जो है वो थर्ड। नेक्स्ट है हमारा, द चर्च टू एक्सेंटेड द शेयर ऑफ द टैक्सेस कॉल्ड लिथिस फ्रॉम द पीसेंट्स, यानी कि चर्च को जो भी जो टैक्स दिए जाते थे उसको लिथिस बोला जाता था।
लिथिस, एक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी कि चर्च को जो टैक्स दिया जाता था उसको लिथिस बोला जाता था। फाइनली लास्ट में क्या, दी मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो पे टैक्स करते थे, स्टेट को भी, वो गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करते थे। दे इंक्लूड द डायरेक्ट टैक्स, उसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता था, उसको टाइल बोला जाता था। जो डायरेक्ट टैक्स बोला जाता था उसको टाइल बोला जाता था, और जो चर्च को टैक्स, यानी कि धार्मिक चर्च जो था, उनकी जो भावना थी उनके अकॉर्डिंग जो उनसे टैक्स लिया जाता था उसको लिथिस बोला जाता था। इन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि उनसे काफी इनडायरेक्ट टैक्स भी लिए जाते थे, विच वर लिवर्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एवरी डे कम्युनिकेशन, यानी कि जो डेली की जो उनकी डेली की जो एक्टिविटी होती थी, जैसे सोल, तंबाकू, बर्डन, यानी कि उनसे भी वो टैक्स लिया जाता था। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर टाइप से उनका टैक्स लिया जाता था। और उनके ऊपर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि उनके ऊपर बर्डन भी डाल दिया जाता था थर्ड स्टेट के ऊपर, यानी कि थर्ड स्टेज के लोग थे उनके ऊपर टैक्स भी लिया जाता था और उनसे वो काम का बर्डन भी डाल जाते थे। अब इसमें हम ये एक पिक देखते हैं, इसमें क्या दिखाया गया है, जो रिच पर्सन है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिखाती हूँ, जो ये रिच पर्सन है इसको क्या बताया, इसको बताया गया है स्पाइडर, और जो ये पुअर पर्सन है इसको क्या बोला गया है, एक फ्लाई, यानी कि इसको एक मक्खी बोला गया है। अब इसमें एक मक्खी बोला गया तो इसमें क्या मतलब है, इसमें बेचारा जो गरीब है ना, पीसेंट लोग हैं, वो क्या है, अनाज, फल, पैसा, ठीक है, वो सब कुछ लाता है। मोट जो मजदूर जमींदार लोग हैं स्वीकार करने को तैयार बैठा है, ये तैयार बैठा है, यानी कि ये जो कुछ भी लेके आ रहा है इसके लिए, और ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा है। हम इसको शैतान बोला गया है, शैतान को जितना भी दे दो, यानी कि शैतान को देखो कितना भरा हुआ है इसके पास पहले से ही, फिर भी ये इसको कितना भी दे दो लेकिन इसका लालच जो है ना वो बढ़ता ही जाता है। अब इसमें दिया गया है, नेक्स्ट हम देखते हैं, लालच बढ़ता ही जाता है। अब कुलीन व्यक्ति मकड़ा दिखाया गया है और जो किसान है उसको मक्खी बताया गया है। इसमें यहाँ पर शो किया गया है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखो इसमें ये शो किया गया है, इसमें शो किया गया, देखो शैतान को जितना भी दे दो, डिजेबल फ्रूट्स ऑफ, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। अब इसमें जितना भी दिया जाता है ना इसको, तो इसका लालच बढ़ता जाता है। इसको स्पाइडर बताया गया और इसको फ्लाई बताया गया, मक्खी बताया गया है। अब इसमें देखते हैं दी स्ट्रगल और टू सर्वाइव, यानी कि वो सर्वाइव भी कैसे करते हैं साथ के साथ। दी पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 बिलियन। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो जो पॉपुलेशन थी ना वो 1715 में पॉपुलेशन कितनी थी, 23, और 1789 में पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हो गई, 28। इसका मतलब है यानी कि जो पॉपुलेशन है ना वो तो इंक्रीज कर रही थी, जो पॉपुलेशन थी इंक्रीज बढ़ रही थी, और डिमांड जो है वो फूड ग्रेन की वो भी बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ी करनो द कीप विद द डिमांड, यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो थी ना उनकी ग्रेन जो है वो उनको नहीं मिल रही थी। अधिकतर लोगों का भोजन क्यों था, सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वाज द डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। सो उसकी कीमत क्या थी, उनकी बढ़ती जा रही थी, क्यों, विच जो उनकी जो डेली की डाइट क्या थी, उनकी जो ब्रेड थी वो उनकी जो है उसकी कीमत वो बढ़ाते जा रहे थे। ज्यादातर वर्कर क्या थे, एम्प्लॉय इन लेबर इन द वर्कशॉप वुज ओनर फिक्स्ड देयर वेज। ज्यादातर वर्कर जो थे ना एम्प्लॉय थे, लेबर थे, वर्कशॉप पर काम करते थे, और जो उनकी ओनर थे, मालिक थे, उनकी वेज यानी कि उनकी सैलरी जो थी वो फिक्स थी, यानी कि सैलरी तो उनकी फिक्स थी लेकिन जो उनके खाने का जो था डाइट जो थी वो ब्रेड थी, उसके वो प्राइस बढ़ते जा रहे थे। फिर बट वेज डिड नॉट, लेकिन उनकी जो वेज थी ना, जो सैलरी थी, डिड नॉट पीस विद द राइज ऑफ द प्राइस, यानी कि उनकी सैलरी जो है उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही थी। सो द गैप बिटवीन द, इसी प्रकार अमीर और आदमी गरीब जो है उनके बीच में गैप बढ़ता गया। थिंग्स बिकम वर्स व्हेन द drought or hail reduce the harvest. This lead to the substance crisis, sometime that occurred frequently the French during the old region. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अब भूखे और इनमें जो स्थितियां थी ना जो अब बदतर होती जा रही थी, भूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिरती जा रही थी, जो पैदावार थी हार्वेस्टिंग थी वो गिर रही थी। दिस लीड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ऐसी जीविका संकट यानी कि ऐसा संकट पैदा हो गया था
कि दैट एक्यूड फ्रीक्वेंसी द फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रीजन, यानी कि जो पुराने जो रोजी रोटी का जो संकट था वो पैदा हो जाता था। ऐसे जो राजतंत्र के दौरान ना फ्रांस में काफी आम थे, यानी कि ये जो ओल्ड जो पुरानी रीतियां थी ना, ये काफी जो पुरानी फ्रांस में जो पुरानी क्रांति चल रही थी, संघर्ष चल रहे थे, ये काफी आम बात हो गई थी। यानी कि जीवन का जो संकट था, सब्सटेंस क्रिस्ट का मतलब होता है जीवन का संकट, इसका मतलब होता है जीवन का संकट, यानी कि खाने के लिए भी उनको बहुत कम कच में मिलना, यानी कि उसको जरूरत तो हम मान लो 6 पाव की और उसको मिल रही है 4 पाव, यानी कि उसकी जरूरत के अनुसार भी उसको पूरा खाना ना मिल पाना ही सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहलाता है, यानी कि उसकी खाने की पूर्ति नहीं हो रही थी। फिर आता है नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारे ए ग्रोविंग मिडिल क्लास इन्वेस्टेज एंड टू प्रिविलेज, यानी कि जो उभर रहे थे ना मध्य वर्ग, उनके अंत की कल्पना की थी, यानी कि उनके अंत कैसे हो रहा था, जो मिडिल वर्ग था। इन द पास्ट पहले क्या हुआ था, पीसेंट्स एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड सिक्योरिटी। फ्रांस में जो थे ना अकाल के समय करके बढ़ाने पर पहले भी विद्रोह हो चुके थे। इसमें क्या होता, पास्ट में पीजेंट और वर्कर जो तो हैड पार्टिसिपेट, उन्होंने रिवोल्ट में जो था रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स, बढ़ाने के विरोध में, फूड सिक्योरिटी यानी कि खाने की कमी के लिए टैक्स बढ़ाने के कारण जो है पीजेंट्स लोगों ने, वर्कर लोग जो थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। बट दे लोकेटेड द मीन एंड द प्रोग्रामिंग टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट द ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन क्या हुआ, सामाजिक और आर्थिक बदलाव वो नहीं ला सके। पार्टिसिपेट करने से क्या हुआ, लेकिन उनके इस संघर्ष से क्या था, सामाजिक जो उनकी सोशल इकोनॉमिक जो था ना, उनमें कोई बदलाव नहीं आ सके। ये जिम्मेदारी तीसरी स्टेट के उन लोगों ने उठाई, दिस वाज द लेफ्ट टू दोज ग्रुप, उन लोगों ने उठाई, थर्ड स्टेज के जो लोग थे उन्होंने उठाई, जो क्या थे, प्रोपोर्शन एंड द हैड एक्सेस टू एजुकेटेड एंड न्यू आइडिया, जिनके नए विचार और जो पढ़े लिखे लोग थे और जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी उठाई कि तुम्हारे लिए क्रांति अब हम लड़ेंगे। फिर आता है 18th सेंचुरी में विटेंस द इमरजेंस ऑफ द सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास हु earned their wealth through an expanding overage trade from the manufacture of goods and such as the woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of the society। इसका मतलब है फ्रांस में एक नई जो सोसाइटी थी, फ्रांस में जो रिच पर्सन की जो सोसाइटी थी वो क्या हुई थी, एक्सपोर्ट हुई, उदय हुई उसके अंदर, यानी कि उनमें उजागरता पैदा हुई। इससे क्या हुआ, मिडिल वर्ग को क्या कहा गया कि इस वर्ग ने समुद्र पार उन्हीं, यानी कि जो ट्रेड थे, जो व्यापार थे, उन्होंने जो हु इन देर, यानी कि वो लोग क्या है पैसे कमाने के लिए एक्सपेंड ओवर ट्रेड करने लगे, बाजार जाकर मैन्युफैक्चरिंग गुड सामान खरीद कर लाने लगे, सिल्क वुलन और सिल्क टेक्सटाइल लगाने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग का काम करने लगे। इससे मिडिल क्लास जो थी वो इंक्रीज, सोशल ग्रुप जो था वो ऊपर उभर कर आने लगा, यानी कि बहुत धन कमाते थे। तीसरी स्टेट में जो इन सौदागरों, निर्माताओं के अलावा और अन्य वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसमें शामिल। इन एडिशन ऑफ द मर्चेंट द मैन्युफैक्चरिंग, द थर्ड स्टेट के जो था प्रोफेशन था, लॉयर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे, वो भी इसमें शामिल होने लगे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रोवाइड बाय द बर्थ, यानी कि इसमें जो थे केवल पढ़े लिखे लोग थे, वे समाज के समूह के विशेष विश्वास नहीं करते थे। उनके विचार में किसी भी व्यक्ति को जो सामाजिक आधार जो स्तर था ना वो बर्थ के अकॉर्डिंग ही मिलता था, यानी कि समाज में जो काम करता था। एग्जाम्पल के तो जैसे ए पर्सन सोशल पोजिशंस मस्ट डिपेंड ऑन द मेरिट्स, यानी कि इसमें जो समाज में जो काम था ना, यानी कि एक पिता जो काम कर रहा है, दूसरा का जो बच्चा था वो भी उसी में विश्वास करते थे, यानी कि उनको विश्वास होता था एक जो उसके पिता जो काम कर रहे हैं उसके बेटे को भी वही काम करना होगा। तो ये विचार जो थे ना, सोसाइटी बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द वेपन्स ऑफ द बाय फिलोसफर, जो फिलोसफर था उन्होंने कहा, कौन था फिलोसफर, जॉन लॉक जो था, जॉन लॉक के जो फिलोसफर था, पहले फिलोसफर की बात की जाती थी जिसमें था एक जॉन लॉकर एंड जीन जैक्वीज, ठीक है, जीन जैक्वीज, जया जाक बोला जाता था जिसको जया जाक,
जैसे रूसो जी जो फिलोसफर थे, इन्होंने क्या कहा, इन दिस टू टेरेस्टियन ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने एक बुक लिखी टू टेरेस्टियन ऑफ गवर्नमेंट, जो लोके था, उन्होंने क्या कहा, फर्दर द डोराटाइन द डिवाइन एंड द ऑब्सोल्यूट राइट, उन्होंने क्या कहा, जो जोकर थे लोक उन्होंने क्या किया, टीट्राइज्म ऑफ द गवर्नमेंट, लोग ने राजा के देवी और निरकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया, उन्होंने इन सब का विरोध किया। रूसो ने जो थे इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रतिनिधि में, यानी कि जो लोक ने बात कही ना, लोक ने कहा कि ये जो विचार है राजा महाराजाओं के, यानी कि एक अगर पोर्टर का बेटा पोर्टर ही बनेगा, एक प्रिजनर का बेटा प्रिजनर ही बनेगा, इस विचार का उन्होंने rather a person social position must depend on the merits, समाज में जो है किसी पर्सन की पोजीशन तो है वो उसकी मेरिट यानी कि उसकी योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। ये जो विचार थे ना, ये समाज में एक जो फ्रीडम, स्वतंत्रता और इक्वालिटी कानून यानी कि समानता के कानून पर आधारित थे। और ये जो विचार दिए थे हमारे जो पहले हिस्टोरी में जो फिलोसफर दिए गए हैं, हमारा पहला फिलोसफर कौन था, हमारा पहला फिलोसफर था जॉन लोक एंड दूसरा था जियान जाक। उन्होंने क्या कहा, इन द टू टेरिस्टियन ऑफ द गवर्नमेंट, टू टेराइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा के देवी और निरकुश अधिकार यानी कि उन्होंने जो निरकुश अधिकार थे उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज भी उठाई। उन्होंने कानून के जो अधिकार थे उनको उन्होंने सही बताया। जो रूसिया थे कैरिड द आइडियाज फॉरवर्ड, प्रोपोजिशन ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने रूसो ने अपने विचार को आगे बढ़ाया, रूसो ने उसके जो विचार थे उसको उसने आगे बढ़ाया यानी कि उसके विचारों को उसने सही बताया। उसने बताया कि जो समाज है, जो हमारा समाज है वो अनबन सरकार का प्रस्ताव रखता है, सरकार की तरह है। जैसे हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है उसके आधार पर जो है उसने अपने विचार दिए थे। लोग और द रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जनता और उसका रिप्रेजेंटेटिव, जनता ही उसको रिप्रेजेंट करने वाली हो। दी सेपरेट ऑफ द लॉ, जो मोंटेस्क्यू था, प्रपोजा ए डिवीजन ऑफ पावर विद द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एक्सक्यूटिव, द जुडिशरी। यही तो हमारी डेमोक्रेसी की 3 पार्ट्स हैं, मेन पार्ट है। तो उन्होंने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी सत्ता को जो विभाजित की गई है यानी कि उनके मनुष्य जो थे उन्होंने भी तो इस पावर को जो था ना उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, उन्होंने भी तो इसी तीनों पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोला गया, लेजिस्लेटिव, एक्सक्यूटिव और जुडिशरी। द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज पुट इन द फोर्स ऑफ द यूएसए में जो गवर्नमेंट है उसका मॉडल के आधार पर ये तैयार किया गया। आफ्टर द 13th कॉलोनी डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन, यानी कि 13 कॉलोनी जो आई थी, 13 जो उपनिवेश जो उनके अंडर में जो तो राज्य थे उनको उन्होंने बाद में उनको आजाद घोषित कर दिया गया, ब्रिटेन ने उनको आजाद घोषित कर दिया। अमेरिका का जो संविधान था, इट गवर्नेंस ऑफ द इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द पॉलिटिकल थिंग्स इन फ्रांस, यानी कि वहां पर मॉडल की जो सरकार बनी, फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे, फ्रांस के जो राजनीतिक थिंकर थे, उनके लिए अमेरिका का संविधान और दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी जो थी, यानी कि अमेरिका ने जो फ्रांस की जो पॉलिटिकल थिंकर थे उसी से ही तो अमेरिका ने जो क्या था संविधान में क्या किया गया, अमेरिकी संविधान जो था व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी की उन्होंने प्रेरणा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली थी। दी आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस्ड इन सिविलिटी इन सैलून्स एंड कॉफी हाउस सेपरेट अलोंग विद पीपल थ्रू बुक्स एंड द न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर और जो बुक्स में था ना, ये सब बातें उनके न्यूज़पेपर और काफ़ी बुक्स में उनको भी छापा गया था। जो कॉफ़ी हाउस की बातें थी, जो उनकी जो मीटिंग होती थी, ठीक है, दार्शनिकों के विचार होते थे, उनको जो उनके बीच में जो बहस होती थी, जो डिस्कस होती थी, उनको जो बुक्स में भी छापा जाता था, न्यूज़पेपर में भी छापा जाता था। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउंड ए ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड दी राइट, यानी कि ये जो व्यापक प्रचार प्रसार होता था, पुस्तकों और अखबारों के लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था, यानी कि जोर से पूरे ग्रुप में जो है वो जोर से पढ़ा ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, जो ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते, वो सिर्फ सुन के ही इनके बारे में वो जान सकते हैं। द न्यूज दैट जो लुइस 16 की जो प्लान द इम्पोज द फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द
इस मीटिंग में जो था लुई 16 जो था राज्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से जो था, यानी कि इस मीटिंग के बाद जो लुई 16 ने था उसने प्लान बनाया कि दोबारा से जो टैक्स है वो कैसे इकट्ठा किया जाए। गवर्नमेंट जो एंगर, इससे क्या होते थे गेंदे जो वो गुस्सा हो गए। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द प्रिविलेजेंस, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया। प्रिविलेज यानी कि वो भड़क उठे, वो इस सिस्टम से क्या हुए, वो भड़क उठे, यानी कि उनको गुस्सा आया और वो क्रांति करने के लिए वो तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि ये क्या सिस्टम है, जैसे हमने इतना कुछ किया, हमने टैक्स भी दिए और हमारे ब्रेड की कीमत भी बढ़ा दी और हमें समाज में इतना इक्वलिटी अधिकार भी नहीं दिया गया, फिर भी हमें क्या है, हमारे टैक्स फिर और भी बढ़ा दिए गए और भी खर्चे बढ़ा दिए गए। तो इन सब के कारण उनके बीच में क्या हुआ, प्रिवेंट, यानी कि वो गुस्सा हो गए और वो रिवोल्ट करने के लिए तैयार हो गए। अब इस फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा कि जो है, जो फ्रांस में जो क्रांति हुई वो किस कारण हुई। इससे हमें पता चलता है कि उन पर काफ़ी अत्याचार हुए थे, उनको टैक्स देना पड़ता था, काफ़ी टैक्स देने थे उनको, काफ़ी तरह से उनको परेशान किया जाता था। उनकी जो खाने की जो मेजोरिटी थी, जो डाइट थी उनकी, उसकी कीमत बढ़ा दी गई थी, जिसको वो लोग जो फोर्स नहीं कर पा रहे थे। इससे वो तंग होकर, इनके प्रिविलाइज होकर वो उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे दी आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। अब उन्होंने क्रांति तो स्टार्ट कर दी थी, उनमें गुस्सा जो था वो बढ़ चुका था, लेकिन उनकी शुरुआत कैसे हुई ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। ओके।